नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। तो सामाजिक अध्ययन रीट प्री के लिए अपन के जो विश्व और भारत का भूगोल का चैप्टर चल रहा है, उसमें आज अपन निम्न टॉपिक जो दिख रहा है आपको, एक ज्वालामुखी वाला है, दूसरा भूकंप है, तीसरा है पर्यावरणीय समस्याएं। ये तीन टॉपिक है और पिछली क्लास में मैंने बताया था जो पिछले है जैसे प्रतिचक्रवात है उनके बारे में जो सवाल छूटे हुए थे वो भी इस क्लास में चर्चा करेंगे। प्रतिचक्रवात वाले और महासागरीय परिसंचरण के जो थोड़े थोड़े सवाल थे, आने लायक सवाल है, वो आज इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो ये क्लास करते शुरू, क्लास बड़ी भी होने वाली है हालांकि, क्योंकि प्रश्न संख्या भी ज्यादा है। ठीक है, तो पहला सवाल देखो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, यानी निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवनों के नाम, संबंधित क्षेत्र। पवनों के बारे में कल मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, स्थानीय पवन होती हैं स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो अब देखो स्थानीय पवनें कौन कौन सी हैं, इनके बारे में, इनके संबंध में देखो। हर्मटन पवन, हर्मटन के बारे में कल बताया था, इसे कौन सी पवन कहा जाता है, डॉक्टर विंड। क्या कहा जाता है, डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, यानी डॉक्टर पवन भी इस पवन को कहा जाता है। ये चलती है सहारा मरुस्थल में। ठीक है, आगे खमसीन पवन मिस्र के उत्तरी भाग में, चिनूक पवन एंडीज के मैदानी भाग में, और बर्ग पवन पश्चिमी अफ्रीका में। कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, बताओ। तो कौन सा हो जाएगा, हर्मटन पवन सहारा में चलती है, खमसीन पवन मिस्र के उत्तरी भाग में चलती है, चिनूक पवन है वो एंडीज के मैदान में न चल के कहां चलती है, रॉकी, यूएसए के रॉकी में। कहां पर, यूएसए के जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत है उनके ढाल पर, रॉकी पर्वत है ना यूएसए, उनके उत्तरी ढाल पर ये चलती है। ठीक है, उत्तरी ढाल पर चलने वाली पवन कौन सी है, चिनूक पवन। ठीक है, हो गया पहला प्रश्न। क्या सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दो, तो अत्रो समय है, बहुत ज्यादा समय मिलता है, उतावल रखो थोड़ी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध में जिन पवनों से पछुआ पवनें टकराती हैं तो उपध्रुवीय वाताग्र पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। वह पवनें, यानी कौन सी पवनें हैं जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध में पछुआ पवनों से टकराती हैं। किस पवनों से, पछुआ पवनों से टकराती हैं, जिससे क्या ध्रुवीय वाताग्र पर शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो देखो कौन सी पवनें टकराएगी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, मौसमी पवनें या ध्रुवीय पवनें। तो अब उपध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें, तो ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण होगा, इसका मतलब कौन सी है, ध्रुवीय पवनें इनसे टकराएगी। कौन सी पवनें टकराएगी, ध्रुवीय पवनें टकराएगी। ठीक है, कल इनके बारे में भी चर्चा कर ली थी, वायुदाब कटिबंधों के बारे में। कल कह रहे थे 7, कोई कह रहे 7 और कोई 8। मैंने कल इसके बारे में भी चर्चा वापस की थी कि 0 से 5 उत्तर, 0 से 5 दक्षिण, इनको एक ही मानते हैं इसलिए 7 है। बाकी अलग माने तो 8 है, लेकिन किताबों में 7 ही है तो 7 ही। ठीक है, हाँ आगे देखो। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास कौन से अक्षांशों के मध्य होता है, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 20 से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 40 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य और 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल इसी प्रश्न के बारे में चर्चा भी हुई थी, और वो हुई थी 3 जो पवने थे, 40, 50 डिग्री और 60 डिग्री पे, है ना। हाँ, ग्रस्ता 40, ग्रस्ता 40, प्रचंड 50 और चीकता 60। ये हुई थी। तो ये भी बताया था ये पवने किस दिशा में, मतलब किस अक्षांश में, तो वो थी दक्षिणी अक्षांशों में। तो ये है 40 से 65 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास होता है।
किसमें? दक्षिणी अक्षांशों में। ठीक है, हाँ हो गया। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी पवन रूस तथा मध्यवर्ती एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में चलती है, जिन्हें पूर्गा पवन भी कहा जाता है? कौन सी पवन? पूर्गा पवन भी कहा जाता है। और चलती कहां है? मध्यवर्ती एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। कौन सी है? नाइडर है, नाइडर, नेवाडास, बोरा या ब्लिजार्ड या बुरान? कौन सी पवन? ये सारी कौन सी है? स्थानीय पवन है। कौन सी है? स्थानीय पवन है। और ये पवन है अपने ब्लिजार्ड या बुरान पवन है, जो कि कहां पर चलती है? मध्यवर्ती एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। और इसी पवन को पूर्गा पवन कहा जाता है। कौन सी पवन? पूर्गा पवन भी कहा जाता है। पूर्गा पवन या ब्लिजार्ड। ठीक है, हो गया। हाँ, पूर्गा पवन या ब्लिजार्ड पवन। हाँ, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों में को काफी नुकसान पहुंचाती है? ऐसी कौन सी पवन है जो कैलिफोर्निया के जो फल के बगीचे है उनको नुकसान पहुंचाती है? इनमें देखो, नार्डर है का, सांताना है, चिनूक है या ब्लिजार्ड या बुरान है? कौन सी पवन है जो कि कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को नुकसान पहुंचाती है? बताओ कौन सी है? सांता आना पवन। कौन सी है? सांता आना पवन। कौन सी हो गई? सांता आना पवन। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अगला प्रश्न। अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के पंपास घास क्षेत्रों में चलने वाली प्रचंड वेग वाली ठंडी हवा कौन सी है? कहां पर? अर्जेंटीना व उरुग्वे। अर्जेंटीना व उरुग्वे में चलने वाली ठंडी कौन सी पवन? ठंडी पवन कौन सी है? ये जो घास के मैदान है, कौन से? पंपास घास के मैदान। घास के मैदान के संबंध में भी एक फैक्ट मिला था, तो वो भी पढ़ लेना। घास के मैदानों से संबंधित कोई सवाल आ जाए तो। प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवा कौन सी है आपने? वो है पंपेरो। कौन सी है? पंपेरो पवन। कौन सी है? पंपेरो। ठीक है, बढ़े आगे। एंडीज पर्वतमाला के मैदानी भाग में चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? एंडीज पर्वतमाला के मैदानी भाग में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? बताओ। बर्ग, सिराको, जोंडा, यामो? कौन सी पवन कहलाती है? कौन सी है? जोंडा। कौन सी? जोंडा। हाँ। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर, 4300 मीटर, 2000 मीटर या 1500 मीटर? बताओ। कितना हो गया? 3800 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। ये जो है सवाल, ये कल मैंने कहा था कि जो महासागरीय परिसंचरण है उसमें से सवाल आपको मिलेंगे, और वो कल आपके जो क्या इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, वो सवाल आज देखिए। अगला प्रश्न। सबसे गहरा ग्रत कौन सा है? मेरियाना ग्रत किस महासागर में स्थित है? संसार का सबसे गहरा ग्रत है वो है मेरियाना ग्रत। ये किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर? तो पहली बात है, सीधी बात, संसार का सबसे गहरा ग्रत
सबसे गहरा गर्त, गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त। गहराई कितनी है इसकी? इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। ठीक है कहां पर? प्रशांत महासागर। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। ओके, यहां तो हो गया। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर में ये है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर यानी जो छिप रहा है बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढक गया, बर्फ ज्यादा है इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर दिखा है। बर्फ का ये कोई महासागर में नहीं आता। तो वो हिंद महासागर नहीं है, प्रशांत महासागर नहीं है, अंध महासागर नहीं है, पीछे बचा आर्कटिक महासागर। ये है छिपता हुआ महासागर। आगे बढ़ो। महासागरों के जल में सर्वाधिक लवण कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट? बताओ, सबसे सर्वाधिक महासागरों के जल में सर्वाधिक लवण कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। देखो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर आएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और लास्ट में 4 नंबर पे आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये चारों ही देख लो। अच्छा, कार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो ये हो गया सर्वाधिक। कौन सा सर्वाधिक पूछा है? तो सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ो। हाँ, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर कौन सा? लाल सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर या काला सागर? कौन सा सागर है वो सबसे लवणीय सागर है? सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर, जॉर्डन। ठीक है, आगे देखो। क्षेत्रफल के आधार पर महासागरीय अधस्थल का सही अवरोही क्रम है। देखो ये है महासागरीय अधस्थल। ठीक है, इनका सही क्रम कौन सा है? वो किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा किसका है? फिर अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम। अवरोही क्रम क्या है? बढ़ते से घटते क्रम में देखना। सबसे पहले गहन सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय मग्न तट। बताओ कौन सा होगा? 1 4 2 3, 1 4 3 2, 1 2 4 3 और 1 2 3 4। बताओ कौन सा होगा? तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कौन सा होता है? गहन सागरीय मैदान। कौन सा होता है? गहन सागरीय मैदान। हो गया। उसके बाद होता है महासागरीय
मग्न तट, महासागरीय मग्न तट। महासागरीय मग्न तट के बाद होगा अपने महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट, और लास्ट में हो जाएगा महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। ठीक है, ये चारों ही है। तो अब देख लो कौन कौन सा होगा। सबसे पहले गहन सागरीय मैदान 1 नंबर, तो 1 नंबर देखो सब में है। 2 नंबर पे है महासागरीय मग्न ढाल तट, कहां है ढाल, ठीक है, मग्न ढाल। तो ये हो गया, हो गया। तो देखो 4 4 2 में है। फिर आता महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट कहां से है, कहां पर है, अरे ठीक है, महाद्वीपीय मग्न, तो ये है 2 नंबर पे। 2 नंबर पे महाद्वीपीय मग्न तट ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहां पर है, 2 नंबर पे। 2 नंबर यहां पर देखो, यहां 3 है, यहां 2 है, तो अपना ऑप्शन सीधा कट गया और पहला ऑप्शन रेडी है। यानी सबसे पहले सर्वाधिक है क्षेत्रफल गहन सागरीय मैदान का, उसके बाद है महासागरीय मग्न तट, फिर है महाद्वीपीय मग्न ढाल, और लास्ट में है महासागरीय मैदान। ठीक है, ये है चारों ही। ओके, बढ़े आगे। हाँ जी, नेक्स्ट। चल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तर प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तर अटलांटिक महासागर, अगुलास धारा हिंद महासागर। बताओ कौन सा युग्म असंगत है, कौन सी धारा कहां से निकलती है। कौन सी होगी, ब्राजील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर सही है। हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं है, यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर यही है। हाँ, इसी हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा भी कहा जाता है। कौन सी, पेरू की धारा। और ये गर्म जल धारा है। कैसी है, गर्म जल धारा, गर्म जल धारा है। ठीक है, तो आपके अलग कौन सा हो गया, हम्बोल्ट की धारा। कौन सा हो गया, हम्बोल्ट धारा। ठीक, बढ़े आगे। टेलीग्राफिक, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहां स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। कहां पर है टेलीग्राफिक पठार, कहां पर है टेलीग्राफिक पठार। तो ये है आपने उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में एक बरमुंडा ट्रायंगल भी है, बरमुंडा ट्रायंगल नाम सुना ही होगा। ये क्या है, कैच करता हवाई जहाज को भी, हवाई जहाज को भी गुरुत्वाकर्षण बल से कैच कर ले। हाँ, हाँ, यहां जहाज जाने के बाद में लापता ही होता। ठीक है, बढ़े आगे। तो टेलीग्राफिक पठार है वो कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चल बढ़े आगे। हाँ, विश्व की सबसे तेज गति से बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बेंगुएला जलधारा, लेब्राडोर या क्यूराइल जलधारा। कौन सी जलधारा है जो सबसे तेज बहती है, सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है, कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अच्छा, इसकी उत्पत्ति अगर पूछ ली जाए
इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी से। कहां से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पत्ति, मैक्सिको की खाड़ी से। यह गर्म जलधारा है, यह गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक है, चलो उत्तर हो गया गल्फ स्ट्रीम, जो कि सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। ठीक है, हाँ आगे नेक्स्ट। हाँ, निम्न में से किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल। यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? तो ये हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, कौन सी होगी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। ये क्या है? गर्म जलधारा। ठीक है, और सबसे तेज बहने वाली जलधारा। चल बढ़े आगे। हाँ हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मग्न तट साइबेरियन सेल्फ। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा मग्न तट साइबेरियन सेल्फ किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? बताओ। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका या आर्कटिक? किस में है? आर्कटिक में। किस में है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, तेज गति। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की सामुद्रिक धाराओं पर पड़ता है? उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर? ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की सामुद्रिक धाराओं पर पड़ता है? बताओ जल्दी। किसका? ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस धारा पर पड़ता है? किस महासागर की धारा पर? तो वो है उत्तरी हिंद महासागर। कौन सी? उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं पर पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? 70 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं? बताओ, कहां से कहां तक का जो तापमान है वो प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? किसके लिए? प्रवाल जीव है उनके विकास के लिए उपयुक्त होता है। तो ये होगा 65 से लेकर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का। ठीक है, 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का स्थापित होना किस वायुमंडलीय घटना का प्रभाव है? चक्रवात, भूकंप, प्रतिचक्रवात या साफ मौसम? किस पर? सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल होता ना। आपने बुजुर्ग लोग क्या करे, जो सूरज है इनके चारों ओर अगर घेरा है तो किसका संकेत वो दे रही है? आंधी तूफान का। यही है, आंधी तूफान का ही होता है, भूकंप का नहीं होता। ने तो वो है आंधी तूफान। कौन सा? चक्रवात। तो किसका है संकेत? चक्रवात का। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर जो प्रभामंडल है स्थापित होता है, जो दिख रहा है ना घेरा, वो किसका संकेत दे रहा? चक्रवात का, यानी आंधी तूफान आने वाला। ठीक, आगे। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है?
महाद्वीपों से, महासागरों से, स्थल भाग से या फिर मैदानों से। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी उत्पत्ति महासागरों से होती है, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनकी उत्पत्ति है वो महासागर व महाद्वीप दोनों से होती है। महासागर व महाद्वीप दोनों से होती है। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय है इनकी जो उत्पत्ति होती है महासागरों से होते हैं। इनकी जो आदर्श दशाएं हैं वो कहां से किन के बीच में होगी? 5 डिग्री अक्षांश से 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। ठीक है, 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। किनके? 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य आदर्श दशाएं होती हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति हेतु। ठीक है, होता कहां? महासागरों। ठीक, बढ़े आगे। हाँ, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात का पालना किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात का पालना किसे कहा जाता है? वाताग्र को, विक्षोभ को, वायु राशियों को या समदाब रेखा को? किसको कहा जाता है? कौन सा? चक्रवात और प्रतिचक्रवात का पालना किसको कहा जाता है? वाताग्र को। किसको कहा जाता है? वाताग्र को। किसको कहा जाता है? वाताग्र होता है, उसे ही चक्रवात और प्रतिचक्रवात का पालना कहा जाता है। हाँ, प्रतिचक्रवात के संबंध में सत्य कथन है। उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो पवन की दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक कथन सत्य है, केवल 2, या दोनों कथन सत्य है, या दोनों असत्य है? बताओ कौन सा कथन सत्य है? तो आपने दोनों कथन सत्य। क्या है? दोनों कथन सत्य। ठीक है, बढ़े आगे। दोनों कथन सत्य। हाँ, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक है, उस पर किसका मापन किया जाता है? भूकंपीय तरंग का, पवनों की गति का, चक्रवातों की शक्ति और वर्षा की मात्रा। जो टी स्केल होती है, अंग्रेजी में लिख दो तो TSCAL स्केल। ठीक है, ये इस पर किसका मापन किया जाता है? तो इस पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। ठीक है, चक्रवातों की जो शक्ति होती है उसका मापन टी स्केल पर किया जाता है। ठीक है जी, आगे। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता कहलाते हैं। यानी एक साथ भूकंप जो अनुभव किया जाता है उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? सहभूकंप, समभूकंप, समदाब रेखा या फिर भूकंप की रेखा? बताओ। तो वह है समभूकंप। समभूकंप रेखा, एक साथ भूकंप। बढ़े आगे। हाँ, भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या एनीमोमीटर? बैरोमीटर अपने पढ़ाइए, वायुदाब मापिए, है ना? हाँ, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। सिस्मोलॉजी होते हैं ना, भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ है भूकंप मापने का उपकरण। भूकंप मापने का उपकरण। ओके,
नेक्स्ट, हाँ, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल, बैरोमीटर स्केल या फुजीता स्केल? किस स्केल पर भूकंप की तीव्रता यानी किस तीव्रता का भूकंप है वो मापा जाता है? बताओ। किस पर? रिक्टर स्केल। ठीक है, इस पर क्या भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता। एक है भूकंप की गहनता का मापन, किसकी? जो भूकंप की तरंगे हैं, भूकंप की तरंगों की गहनता का मापन। ये किस स्केल पर? तो ये है मर्केली स्केल पर। कौन सी स्केल है? मर्केली स्केल, इस पर किया जाता है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि भूकंप का अध्ययन, तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने की जो स्केल है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। भूकंप की तरंगों की गहनता का मापन जो किया जाता है वो मर्केली स्केल पर किया जाता है। ठीक है, हाँ, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? यानी जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इक्लोजाइट या क्रेटन? बताओ। तो वो है भूकंप केंद्र। क्या है? भूकंप केंद्र। उत्पत्ति भूकंप केंद्र से होगी। ठीक है, यानी कहां से होगी? केंद्र। जिससे अगर इंग्लिश में आ जाए फोकस तो भी ध्यान रख लेना, क्यों ऐसे आजकल वर्ड आते हैं सीधे अंग्रेजी में आ जाते हैं। ठीक, तो ऐसे भी ध्यान रख लेना। और अधिकेंद्र में क्या होता है? सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस होते हैं। सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ठीक है, हाँ, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 और 5? बताओ, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती है आपने 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी? तरंगे 3 कौन कौन सी है? यहां करो, पहला प्राथमिक लिखो, चाहे पी तरंगे या पी वेव्स। ठीक है, दूसरा द्वितीयक या एस वेव्स, एस वेव्स। ठीक है, और फिर है कौन सी? धरातलीय तरंगे। कौन सी है? धरातलीय तरंगे। ये सबसे खतरनाक तरंगे भी होते हैं धरातलीय, जिसे एल तरंगे कहते हैं, एल वेव्स, एल फॉर, हाँ वही। हाँ, तो ये है 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है? यानी ऐसे कौन सी तरंगे हैं जो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं? एल, पी या एस? बताओ। एल, पी या एस?
है, हो गया। तो ध्यान रखना एस तरंगे है वो तरल से नहीं गुजर सकती, ये तरल से नहीं गुजर सकती है। ठीक है। और इसके अलावा देख लो तो आपने है ये पी तरंग, ये पी तरंग तीनों अवस्था, कौन, ठोस, द्रव और तीनों, ठोस से भी और तरल से भी गुजर सकती है, ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती है, ठोस और तरल दोनों से ये तरंग, ठोस, तरल और अच्छा गैस, और ये क्यों पीछे छोड़े, ये तीनों से ये गुजर सकती है, कौन सी, पी तरंग। पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था से गुजर सकती हैं। और एस तरंगे तरल से नहीं गुजर सकती है, बाकी ठोस और गैस से गुजर सकती हैं। और एल तो सबसे विनाशकारी तरंग है, दरातलीय तरंग है, सबसे विनाशकारी तरंग मानी जाती है। ठीक है। हाँ लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहेगा, उसके बाद में विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त या निष्क्रिय? बताओ। निष्क्रिय को क्या मृत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। तो यह है ज्वालामुखी के तीन प्रकार, तीन प्रकार। ठीक है, कौन कौन से है? पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा है? सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी, यानी यहां ज्वालामुखी आती जाती रहती, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। ठीक है। दूसरी है सुषुप्त, सुषुप्त, और तीसरी है मृत ज्वालामुखी। ठीक है। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा सुषुप्त, यानी एक बार लंबे समय तक तो शांत रहेगी, उसके बाद में विस्फोट होगा, वो है सुषुप्त। और सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। और निष्क्रिय जिसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं, इसमें विस्फोट नहीं होता है, कभी कभार होता है। ठीक है। चल आगे। हाँ, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूकंप, भूकंप पढ़ते पढ़ते भूकंप याद है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? एटना, पेली, स्ट्रोम्बली या विसुवियस? बताओ किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली जो है, इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। हाँ, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड? ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा क्या लावा निकलता है, उसके साथ क्या जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? जलवाष्प। क्या निकलती है? जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है। हाँ, बढ़े आगे। हाँ, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है, यानी सबसे पहले भूकंप अनुभव कहां किया जाता है? तो देखो भूकंप के अंदर मैंने बता दिया, यहां से क्या होगा, यहां से तो क्या भूकंप की तरंगे, यानी ये तो केंद्र है, यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और सबसे पहले जो तरंगे कहां आएगी वो है भूकंप अधिकेंद्र में, जिसे एपिसेंटर कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं इंग्लिश में। वहीं से वहीं सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव या भूकंपीय जो तरंगे है उसका अनुभव किया जाएगा। कहां पर? एपिसेंटर। मानो यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई तो यहां इसके सीधे सामने ही क्या होगा? एपिसेंटर। ये होगा अधिकेंद्र और ये होगा भूकंप मूल, जिसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। ठीक है। तो धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र।
ठीक है, हो गया। हाँ, आगे विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, महासागरीय मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या हिंद महासागरीय पेटी? किस जगह पर सर्वाधिक, किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो ऐसे सवाल अगर भूकंप से संबंधित आएंगे तो ऐसे सवाल आने ही है, और ये सवाल है, इसका उत्तर भी है परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, वहां पर सर्वाधिक भूकंप दर्ज किया जाता है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ, बहुत मस्त, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है, कौन सा? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, और इसका जो प्रतिपादन है वो रीड महोदय ने किया था। किसने किया था? रीड महोदय ने किया था। किसने किया? रीड महोदय है, इन्होंने भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये भूकंप की उत्पत्ति से। ठीक है, हाँ आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? प्राथमिक तरंगे जिसे क्या कहते हैं? पी, और द्वितीयक जिसे सेकेंडरी एस, और धरातलीय तरंगे जिसे एल तरंगे कहा जाता है। ठीक है, हाँ ये एल तरंगे इसलिए कहते हैं कि इसकी खोज भी लव महोदय ने की। एक लव महोदय उन्होंने इसकी खोज की तो एल ही नाम दे दिया। ठीक है, हाँ तो सबसे ज्यादा क्षति भी आई तो पहुंचा सी, जो एल तरंग है आ भी सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया करे। समझ गए ना? सबसे ज्यादा क्षति एल तरंगे पहुंचाती है। ठीक, हाँ हाँ आगे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को ओजोन छिद्र या ज्वालामुखी भ्रंश किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी भ्रंश, ओजोन छिद्र या भूकंप, किसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है तो वो है अपने ज्वालामुखी। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। आगे, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु, पहले टीयर जिसे कहा जाता है, भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय या पर्वत निर्माण के समय? किस समय पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है? तो ये होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। किसके समय होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय इसकी जो पहले क्या कहते हैं, पहले अश्रु है, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? हाँ चलो आगे बढ़ो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 जून, 21 जून, 27 दिसंबर या 11 अप्रैल? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून। 21 जून को क्या है? योग दिवस। कौन सा दिवस है? योग दिवस है क्या? नहीं है, ऐसा। 27 सितंबर को क्या है? पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस है ही है, 5 जून को पर्यावरण दिवस है ही है। 11 अप्रैल को तो क्या होता है? कुछ है क्या इंपॉर्टेंट? हाँ, ज्योतिबा फुले की जयंती है, ये तो है ही है, फुले जयंती। छुट्टी रहती थी, याद रहती है अब। ज्योतिराव फुले जयंती 11 अप्रैल। तो आपने विश्व पर्यावरण दिवस सवाल पूछे तो 5 जून को, 21 जून योग दिवस, 27 सितंबर पर्यटन दिवस। ठीक है, हाँ आगे देखो। संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन
कब आयोजित किया गया? पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? बताओ। संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1971, 76, 72, 73। तो यह है 1972 में। कहां पर? स्टॉकहोम। कहां पर? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम है ना, वहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। 1973 में क्या है आप बता सकते हो? है टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था। हाँ, चलो हो गया इसका उत्तर। 1972 में स्टॉकहोम में पहला किसके मामले? पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन 1972 में किया गया। समझ गए? ओके, आगे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे? क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल सवाल आ जाए तो इसका संबंध किससे है? आर्थिक सहयोग, निशस्त्रीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करना या आतंकवाद को रोकना? आतंकवाद को रोकने से संबंधित तो है ही नहीं ये क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, निशस्त्रीकरण अपन पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये सवाल आता है भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने से संबंधित ये एक सम्मेलन था। कौन सा? क्योटो। क्योटो है कहां पर? क्योटो है, अरे भाई क्योटो कहां पर है? जापान में। कहां पर है? जापान में। ये जापान का एक शहर है। ठीक है, क्योटो, वहां पर क्या है? सम्मेलन आयोजित हुआ। और ये प्रोटोकॉल हुआ कब? 1997 में। कब? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। किस पे चर्चा की गई? भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करना, इस पर चर्चा। ठीक, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता जिसे ग्लोबल वार्मिंग है के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा क्या है? उत्तरदायी गैस मानी जाती है। बढ़े आगे। हाँ, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कौन सा सम्मेलन कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कौन सा सम्मेलन कहलाता है? कौन सा सम्मेलन? नैरोबी, रियो या स्टॉकहोम या क्योटो? बताओ कौन सा सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा? जब शुरुआत कहां से हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई। स्टॉकहोम से हुई तो स्टॉकहोम ही इसका उत्तर माना है। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम जो सम्मेलन है इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सम्मेलन कब हुआ? अभी अपन ने पढ़ा था 1972 ईस्वी को यह सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ठीक है, यह है जो पर्यावरणीय समस्या है उनसे संबंधित सवाल। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है आपने सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़े। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? जुगाली करते हैं ना पशु, तो उस समय वो कौन सी गैस उत्पन्न
करते हैं, वो भी देखो ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। जुगाली करते समय पशु कौन सी ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? वो है मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। कौन सी है? मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, हाँ, निम्नलिखित में से ओजोन छिद्र की घटना के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी प्रदूषक है। ओजोन गैस में जो छिद्र की घटना होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदूषक है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा प्रदूषक ओजोन छिद्र की घटना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा है? क्लोरोफ्लोरो। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ओजोन दिवस का अगर पूछ ले, ओजोन दिवस कौन सा दिवस? ओजोन दिवस तो वो है 16 सितंबर को। कौन सा? कब है? 16 सितंबर। ओके, ओजोन दिवस 16 सितंबर। और ओजोन छिद्र के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी प्रदूषक है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सीएफसी, सीएफसी भी कहा जाता है। हाँ, जापान में मिनीमाटा आपदा किसके प्रदूषक के कारण हुई थी? सीसा, पारा, कैडमियम या जिंक। मिनीमाटा जो आपदा है वो किसके कारण हुई थी? बताओ, किसके कारण हुई थी? मरकरी होता ना, मरकरी, मरकरी जिसे पारा कहा जाता, इसे मरकरी भी कहा जाता। तो इसके कारण ये आपदा हुई थी। कौन सी? जापान में मिनीमाटा जो प्रदूषण है, आपदा है, वो पारा या मरकरी के कारण हुई थी। ठीक है, आगे देखो, ताजमहल की मौलिक सौंदर्यता के ह्रास के लिए कौन सा रासायनिक संगठन उत्तरदायी है? ताजमहल के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा रासायनिक संगठन? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा रक्त के हीमोग्लोबिन में जल्दी घुलता है? तो वो है आपने कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, आगे देखो, 11 से 22 नवंबर 2024 तक 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP, ठीक है, का आयोजन कहां किया गया? मैड्रिड, वियना, बाकू या डरबन? कहां पर किया गया? अभी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये अब करंट में नहीं बना, निकल गया। ठीक है, तो ये कहां हुआ? बाकू, जो कि अजरबैजान में। कहां पर है? अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान के बाकू शहर में कौन सा COP29 का आयोजन किया गया? आगे, एजेंडा 21 की स्वीकृति किस सम्मेलन में दी गई? एजेंडा 21 की स्वीकृति किस सम्मेलन में दी गई? स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो, पेरिस सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल। कहां पर? तो ये है रियो डी जेनेरियो जो है सम्मेलन, इसमें दी गई। रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन है इसमें दी गई। और यह सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो यह हुआ था 1992 में। कब हुआ था?
1992 ईस्वी में। ठीक है, हाँ। जलवायु परिवर्तन पर हुए किस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया? कोपेनहेगन सम्मेलन, डरबन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन? किस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो वो है कानकुन सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनईपी द्वारा प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? अभी पढ़ा था, 1992 में सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? देख लो अब, क्योटो, डरबन, रियो या दोहा। 1992 में सम्मेलन हुआ, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। इसकी 20वीं वर्षगांठ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। वो किया गया था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में अभी पढ़ा था। रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ठीक है, हो गया। हाँ, चलो, ये हुई आज की क्लास। और इसी के साथ जो विश्व की भूगोल से संबंधित जो प्रमुख चैप्टर थे, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, वो आज अपन ने कर लिए कंप्लीट। अब भारत की भूगोल के से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो कल की क्लास में और आगामी जो क्लासें हैं उनमें जल्दी आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप और कोई जानकारी चाहते हो तो ये आपने जीजीडी टेलीग्राम चैनल है, यहां से जुड़ जाए। और फैक्ट के लिए अब एक नया चैनल बना दिया है, जिसे जीजीडी एजू हब नाम से एक नया चैनल है। वहां पर आपको फैक्ट मिल रहे हैं। फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मिलने वाले। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।